हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड नर्स्ट इक्वेशन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख रहे होंगे, एक सीरीज आपके सामने बनी हुई है और उसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। ये जो वैल्यू लिखी है राइट साइड में, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। यानी हर एलिमेंट का कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो जब एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो सीरीज़ मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनीसन है, व्हेन वी अरेंज द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देन द सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। ऊपर आप देख सकते हैं वैल्यू काफ़ी छोटी वैल्यू लिखी है और नीचे काफ़ी बड़ी वैल्यू लिखी है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको नर्स्ट इक्वेशन और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी नहीं समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आपको इन वैल्यूज़ को समझना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल ले लिया मैग्नीशियम वाला और एक एग्जाम्पल हमने ले लिया ये जिंक वाला। तो इन दोनों एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो मैग्नीशियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैसी है, स्मॉलर वैल्यू है, और जो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैसी है, लार्जर वैल्यू है इन कंपेयर टू मैग्नीशियम की रिडक्शन पोटेंशियल के। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, जो लार्जर वैल्यू है वहाँ पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर दो इलेक्ट्रोड का आपस में कंपेयर करेंगे तो जहाँ पर लार्जर वैल्यू दिखेगी वहाँ पर हमेशा रिडक्शन होगा, और जहाँ पर आपको स्मॉलर वैल्यू दिखेगी वहाँ पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लार्जर वैल्यू अगर है तो वहाँ पे हमेशा रिडक्शन होगा, और स्मॉलर वैल्यू अगर है तो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, रिडक्शन हमेशा कहाँ पर होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, रिडक्शन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। और उसी तरीके से ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। तो अगर आपके सामने दो वैल्यू दी गई हैं तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सी रिएक्शन एनोड पर हो रही है और कौन सी रिएक्शन कैथोड पर हो रही है, क्योंकि वैल्यू छोटी होगी। तो छोटी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा। अब सपोज दैट हमारे पास ये एग्जाम्पल था, तो ये एग्जाम्पल, ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, यानी Mg++ से Mg का मतलब क्या हुआ, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और Mg++ में ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। तो ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है एनोड पर, और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg++ में, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। और उसी तरीके से जिंक, इसके कंपेयर में अगर हम बात करते हैं तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसकी स्मॉलर वैल्यू, इसकी वैल्यू थोड़ी लार्ज है इन कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है, रिडक्शन होगा, और छोटी वैल्यू जहाँ पर होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ पर लार्जर वैल्यू होगी वो रिएक्शन कैथोड पर होगा, जहाँ पर स्मॉलर वैल्यू होगी वो रिएक्शन एनोड पर होगा। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, लिखा है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। दो वैल्यू आपको कंपेयर करने के लिए भी दिया है। A0 सेल Mg से Mg++ से Mg बन रहा है, तो Mg++ से Mg बन रहा है जिसकी वैल्यू दी गई है -2.36, और A0 सेल Zn से क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है, इसकी वैल्यू दी गई है -0.76। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन सी वैल्यू हमारा ऑक्सीडेशन वाला होगा और कौन सा वैल्यू रिडक्शन वाला होगा। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो ये वाली वैल्यू जो है थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है। तो लार्जर वैल्यू कहाँ पर होता है, लार्जर वैल्यू रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कहाँ पर होगा, कैथोड पर होगा। और दूसरी वाली वैल्यू को अगर आप देखोगे तो ये स्मॉलर वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। स्मॉलर वैल्यू जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होगा, एनोड पर होगा। तो अब आपके पास दो चीज़ें कंफर्म हो गई कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन सी रिएक्शन रिडक्शन हो रही है, और कौन सी रिएक्शन एनोड पर हो रही है और कौन सी रिएक्शन कैथोड पर हो रही है। तो अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो ये वाली रिएक्शन आपकी कैथोड पर रिडक्शन हो रही है और इस वाली रिएक्शन एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब आपके पास एक EMF को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है
ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ईएमएफ आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन बड़ी वाली वैल्यू का होगा यानी जिंक वाले का। तो देखो इसको मैंने पहले लिखा, और माइनस ई एनोड यानी स्मॉलर वैल्यू। तो स्मॉलर वैल्यू को माइनस साइन के साथ एज इट इज हमने लिख दिया और एक माइनस बीच में लगाएंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सॉल्व करने पर हमारे पास जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, 1.6 वोल्ट आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका ईएमएफ कितना आएगा। फिर हमारे पास इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं और समझा दे रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हैं। कभी कभी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे सकता है, जैसे ऐसे इस तरीके से लिखा है Mg++ से Mg बन रहा है, और वैल्यू सपोज दैट आपको दिया गया है -2.36 वोल्ट, ये दिया गया है। और यही चीज़ कभी कभी ऐसे भी लिखकर आपको मिल सकता है, Mg से Mg++ मिल सकता है। इस तरीके से अगर लिखा हो, यहाँ पर देखिए प्लस वाला पहले है और नॉर्मल न्यूट्रल वाला बाद में है, यहाँ पे न्यूट्रल वाला पहले है और प्लस वाला बाद में, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अभी ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, अभी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज होगा, यानी अभी इसकी वैल्यू हो जाएगी +2.36 वोल्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, और इस तरीके से लिखा है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो हमें जनरली रिडक्शन पोटेंशियल से ही मतलब है, तो जितनी भी आपकी टेबल बनी होगी वो सब इसी तरीके से आपको वैल्यू गिवन रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कहीं पर ऐसा मिलता है तो आप उसको कन्वर्ट भी आसानी से कर सकते हो, यानी पलट दोगे वैल्यू तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, और आपको अब की बार देखिए जिंक से जिंक प्लस दिया गया है, मतलब अब की बार आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता कि ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है कि रिडक्शन वाला हो, तो हमको वैल्यू देख करके पता चलेगा ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों वैल्यू को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिल्वर वाली जो वैल्यू है, सिल्वर वाली वैल्यू कैसी है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू कैसी है, स्मॉल वैल्यू है। तो जो लार्ज वैल्यू होता है वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और स्मॉलर वैल्यू पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो इसको इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस प्लस को पहले लिख लिया जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमेशा ये होता है कि पहले पॉजिटिव और फिर न्यूट्रल, और जब इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अब हम ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ई कैथोड मतलब बड़ी वैल्यू और ई एनोड मतलब छोटी वैल्यू। तो देखिए बड़ी वाली वैल्यू ये थी, माइनस साइन लगा, और छोटी वाली वैल्यू को हमने ये रखा। तो छोटी वैल्यू प्लस में था, बट हमने क्यों इसको माइनस में किया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और हमको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जब लिखेंगे तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, और वही वैल्यू हमको रिडक्शन पोटेंशियल वाली ही यहाँ पुट करनी है। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रख करके कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि क्या वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दी गई है या रिडक्शन पोटेंशियल। और कैसे पहचानोगे, अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें x सपोज दैट एलिमेंट है और x लिखा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और अगर इस तरीके से लिखा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और ये वैल्यू कभी भी अगर आपको गिवन रहेगी तो उसका साइन आप ज़रूर चेंज कर लेंगे, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लोगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको 2 हाफ सेल दिया रहेगा और दोनों में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कैथोड एनोड पता करना होगा, और फिर उसको माइनस करके आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है नर्स्ट इक्वेशन। तो एक चीज़ मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि नर्स्ट इक्वेशन का ज़रूरत हमको क्यों पड़ा। तो नर्स्ट इक्वेशन का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जो हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करते हैं,
वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसको हम ई नॉट सेल बोलते हैं, और एक नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसको हम ई सेल बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कैलकुलेशन होता है जब 1 atm प्रेशर होता है और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और हमारे पास जो अदर कंडीशंस होती हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहती हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम कंसंट्रेशन लेते हैं तो 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन गिवन रहेगी, 1 मोलर पर लीटर कंसंट्रेशन रहेगी। तो इस तरीके की कंडीशंस जब रहती हैं तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी गई है उसमें जो भी वैल्यू गिवन रहती हैं वो सारी की सारी वैल्यू कैसी होती हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में रहती हैं। तो अभी तक हम जो कैलकुलेट कर रहे थे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे थे। तो ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था ई नॉट सेल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट सेल ऑफ एनोड, और इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेशन कर ले रहे थे। बट अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाए, सपोज दैट अगर आपको 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ना दिया हो, उसकी जगह आपको 0.001 मोलर कंसंट्रेशन दे दे या 0.002 मोलर कंसंट्रेशन दे दे, तो इस तरीके की कंडीशन में हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रह जाती हैं, और फिर हमको नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करना है तब तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फार्मूला लगा करके। बट अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अब नर्स्ट इक्वेशन को हम आसानी से समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखा है, माइनस RT/NF, और लॉग बेस ई लिखा हुआ है, लॉग बेस ई QC। तो 1 बाय 1 करके इनमें जो फॉर्मूले लिखे हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम ई सेल लिखते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट सेल लिखते हैं। ये नॉट सिंबल जो होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर पर लीटर कंसंट्रेशन होगी, 1 atm प्रेशर होगा और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन होगा। बट अगर कंसंट्रेशन वगैरह चेंज कर देते हैं तो हमारा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके लिए हमें कैलकुलेशन जब ईएमएफ का करेंगे तो नर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें जो RT/NF है इसका क्या मतलब है। तो R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है जो आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है, R वही है, गैस कांस्टेंट है, 8.314 इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो N की वैल्यू से हमको पता चलेंगे। जैसे सपोज दैट अगर हमने लिखा जिंक से जिंक प्लस प्लस, तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है इस पर 2 प्लस चार्ज बना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो इस रिएक्शन के लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम N की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए हमने लिखा एल्युमिनियम 3++ और इसको हमें न्यूट्रल करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो ये एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए N की वैल्यू आ जाएगी 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ रिडॉक्स रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई N। कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हुए हैं टोटल, उसी को हम क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। तो इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। F यहाँ पर होता है फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम जनरली रखते हैं 96500 कूलाम्ब। ये चार्ज को बताता है, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलाम्ब होती है वैल्यू इसकी। तो F यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ फैराडे की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर लॉग QC, अब लॉग QC को हम आसानी से कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करना, बट अभी हम रिएक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जगह हम ई सेल लिखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह हम ई नॉट सेल लिखेंगे, RT/NF माइनस RT/NF ऐसे ही रहेगा, और लॉग बेस ई और QC को हमने ऐसे ही लिखा है। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे जब लॉग बेस ई होता है तो उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जब भी लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब भी लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है।
ताकि हमारा लॉग बेस ई लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो यहाँ पर ई नॉट सेल लिख दिया गया। और आर टी अपान एन एफ, अब यहाँ पर हमने लॉग बेस 10 रखा है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी की सारी चीज़ें आर टी अपान एन एफ यहाँ पर भी है और आर टी अपान एन एफ यहाँ पर है। तो अभी हमने सिर्फ लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास आ गई। और यही इक्वेशन आपकी फाइनल इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। बट इस इक्वेशन का यूज हम जनरली थोड़ी बड़ी इक्वेशन हो जाती है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके और आसानी से अपने इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर एक गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दिया रहता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि कितना एक्सचेंज हुआ, और एफ फैराडे कांस्टेंट होता है। तो इस 4 वैल्यू में सिर्फ एन वेरिएबल है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन 4 वैल्यू में सिर्फ एन वेरिएबल है, यानी एन हर इक्वेशन में हर रिएक्शन में चेंज हो सकता है। बट आर टी और एफ ये तो कांस्टेंट होते हैं, तो इनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इनकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं और साथ में 2.303, तो 2.303 को भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.06 आता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, इस इक्वेशन को ईजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं हमने लिखा है 2.303 इंटू आर इंटू 2t अपान एफ, यानी 96500, और आर की जगह 8.314 और टेम्परेचर की जगह 25 रखेंगे। तो सब कुछ अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.06 आती है। तो इससे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। वो 0.59 के आसपास अप्रॉक्स आता है, बट उसको हम 0.06 मान करके कैलकुलेशन को आसान कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन करके आएगी वो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 लॉग बेस 10 QC। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन बन करके आ गई और यही हमारी फाइनल नस्ट इक्वेशन हो जाएगी। और इसी पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज़ दैट अगर टेम्परेचर हमको 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया होगा तो फिर हमको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो फिर हम इस इक्वेशन से आसानी से अपने कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पर रिलेटेड हम एक आध न्यूमेरिकल लगा लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो एक न्यूमेरिकल, पहले हम लॉग QC को कैलकुलेट करना सीख लें, फिर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो QC को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। ये देखिए लिखा हुआ है Zn से 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने होते हैं वही N होता है। और QC क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन होता है। तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन यहाँ पर आप देखो जो भी है सॉलिड में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट आपका ये सॉलिड में है, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन को 1 मान लिया था, इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर ना करके हम 1 मान लेते हैं। अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये देखो यहाँ पे प्लस चार्ज लगा हुआ और उसके नीचे एक्वस लिखा है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में ब्रैकेट में दी रहेगी 0.01, 0.02, 0.001 जो भी दी रहेगी आप लिख दोगे। तो अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी Zn प्लस प्लस आयन की कंसंट्रेशन, इस तरीके से हम लिख करके अब इस यहाँ पर जो वैल्यू दी होती उस वैल्यू को लिख करके QC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से कि हमारे पास QC क्या है। उसी तरीके से एक दूसरी इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखो सिल्वर आयन है और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है बस। बट अगर इसको इस रिएक्शन के साथ कंपेयर कराते, सॉरी इस एक सेकेंड, इसको अगर हम इस रिएक्शन के साथ कंपेयर कराते तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होना चाहिए। अगर ये दोनों रिएक्शन कंपेयर कर रहे होते आपस में तब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने चाहिए थे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ता ताकि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते। तो उस कंडीशन में ये चीज़ तो सॉलिड है, क्योंकि जिस पे न्यूट्रल होता है, जिस पे प्लस नहीं लगा रहता वो सॉलिड होता है, और ये एक्वस रहता है, इसकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी रहती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट सॉलिड है तो प्रोडक्ट के लिए 1 मान लेते, और रिएक्टेंट आपका जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहता, मान लो 0.01 दिया है सपोज दैट इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर हम थे 0.01 और इसका स्क्वायर करते, क्योंकि अब की बार आगे हमने क्या लगा रखा है 2 लगा रखा, तो स्क्वायर करते। अगर यहाँ 3 लगा होता तो क्यूब करना पड़ता, यहाँ जिंक वाले में कुछ नहीं लगा था तो 1 जिंक की कंसंट्रेशन सिर्फ लिखी गई थी। तो इस तरीके से हम QC कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड।
तो अब देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। तो एक सेल रिएक्शन आपके सामने ये वाली लिखी है, Zn++ से और Ag+ और Ag के बीच में एक रिएक्शन लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तरफ सॉलिड लिखा हुआ है, आप ध्यान से रिएक्शन को पढ़िए, थोड़ा क्लियर नहीं आया इमेज, बट फिर भी आप कोशिश करिए पढ़ने की। यहाँ पर देखिए एक तरफ लिखा हुआ है, इसके नीचे सॉलिड लिखा हुआ है, और यहाँ पर Zn++ लिखा हुआ है, इसके नीचे 0.1 यानी इसकी कंसंट्रेशन दी गई है, और फिर इधर सिल्वर लिखा हुआ है और इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा, इसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोलर दी गई है, और फिर इधर सिल्वर सॉलिड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास सेल रिएक्शन दी गई है, और साथ में आपको इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ताकि आपको इनॉट सेल कैलकुलेट कर सकें। तो ये भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वैल्यू दी गई है Zn से जो Zn बन रहा है, इसकी वैल्यू दी गई है -0.76 वोल्ट, और सिल्वर वाले की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में +0.80 वोल्ट। तो ये वैल्यू दी गई। अब आपको पुराना वाला मेथड अपना करके ई नॉट से कैलकुलेट कर लेना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो देखो ये वाली बड़ी वैल्यू है कैथोड हो गया, ये छोटी वैल्यू है एनोड हो गया। तो इसको हम घटाएंगे, तो घटाने पर हमारे पास ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, 1.56 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहली चीज़ क्या करना रहता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख दिया है कि स्टेप 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन करना है ई नॉट सेल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर स्टेप 2 में आपको QC और N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो QC और N की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली एनोड वाली रिएक्शन है और ये वाली कैथोड वाली रिएक्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है। आप देखो ये छोटी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू तो कैथोड पर होगा, और ये थोड़ी उल्टा मैंने बोल दिया। यहाँ पर आप देखिए ये वाली रिएक्शन जो होगी आपकी कैथोड पर होगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, लार्जर वैल्यू जो होती है उसका रिडक्शन होता है। तो ये बड़ी वैल्यू होने के कारण से कैथोड पर होगी, और ये स्मॉलर वैल्यू है तो ये रिएक्शन कहाँ पर होगी, एनोड पर होगी। अब आपको इन दोनों ही रिएक्शंस को उसी के अकॉर्डिंग कर लेना है जैसे इसमें बताया गया है। तो कैसे आप करोगे, स्टेप 2 में QC और N कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले हम जिंक वाली रिएक्शन करते हैं। तो एनोड पर कोई रिएक्शन होता है तो किस तरीके से होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हमेशा होता है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। और कैथोड पर जो रिएक्शन होगी उसको ऐसे लिखी जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कैथोड पर। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन गेन होगा और ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो मैंने भी पीछे बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो पूरी रिएक्शन में हमको 2 लगाना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास ये नेट रिएक्शन बन करके आएगी। तो यहाँ पर आपके पास जिंक रहेगा +2 Ag+ रहेगा, और एरो यहाँ पर आपके पास जिंक ++ रहेगा, और ये 2 Ag रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जिस पे प्लस लगा होता है उसकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी रहती है, और जिस पे प्लस नहीं लगा रहता वो सॉलिड होता है, उसकी कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं। तो अब आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला पार्ट प्रोडक्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, रिएक्टेंट है। तो QC कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो यूज़ करते हैं। तो QC हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो, चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ QC कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो देखो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में हमने क्या रखा, जिंक की कंसंट्रेशन रख दिया, अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हमने क्या रखा, सिल्वर आयन का स्क्वायर रख दिया, क्योंकि 2 लगाया आगे इसलिए सिल्वर आयन का स्क्वायर रखा गया। और फिर अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 थी तो हमने यहाँ पे 0.1 रखा, और इसकी कंसंट्रेशन 0.001 थी तो इसको हमने 0.001 का स्क्वायर रख दिया। फिर 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे 0.1 लिखा है तो इसको 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। कहीं पर अगर 0.2 लिखा है तो उसको 10⁻2 लिख सकते हो। कहीं पे 0.0001 लिखा है तो इसको 10⁻³ लिख सकते हो। अगर 0.004 लिखा तो जितने बार लगा होगा उसको आप ऐसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 10⁻001 का स्क्वायर किया है, तो मतलब इसको हम अंदर क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 10⁻⁻6।
और ऊपर कितना था, ऊपर था 10⁻⁻1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कैलकुलेट करने पर 10⁻⁻1 और 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻1 जो लिखा हुआ है और ये 10⁻⁻6 है, ये ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे -1 इंटू 10⁻⁻, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +6 और -1 कैंसिल होगा तो 10⁻+5 बचेगा और ये लॉग की वैल्यू के साथ आएगा, तो लॉग 10⁻5 हमारे पास बचेगा। और आपने लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर लॉग 10⁻x है तो उसका आंसर x ही आएगा, यानी लॉग 10 के ऊपर जितना पावर होता है वही उसका आंसर आता है। तो अगर सपोज दैट यहाँ पर 10⁻5 है, मतलब लॉग 10⁻5 QC हमारे पास कितना आया, 10⁻5 आया। तो अब n की वैल्यू पता चल गई 2 है और QC भी पता चल गया। तो स्टेप 3 हम यूजिंग नस्ट इक्वेशन करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन को यूज करके E सेल इक्वल टू E0 सेल -0.06/n और log बेस 10 QC। तो अब आप यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो n की जगह पर हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया और log 10⁻5 रख दिया, QC की जगह पर log 10⁻5 रख दिया। और 10⁻5 रखने का मतलब क्या हुआ कि हमने बताया अगर आपके पास वैल्यू लिखी है log 10⁻5 तो इसका आंसर कितना आएगा, पूरे का 5 आएगा। तो वहाँ पर 5 हो जाएगा और रख करके हम सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ से 2 से 0.06 को काटा गया तो 0.03 आया और log 10⁻5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। और E0 सेल जो पहले लिखा हुआ था उसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, उसको भी लिख दी गई है। तो यहाँ पर देखो E0 सेल की वैल्यू 1.56, ये -0.03 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.15 माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास E0 सेल कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 3 स्टेप में किसी भी नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप 1 में आपको उसका E0 सेल या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा या तो डायरेक्ट दिया होगा E0 सेल इतना, ये चीज़ डायरेक्ट दिया हो सकता है। अगर गिवन नहीं होगा तो आपको ये चीज़ दिया रहेगा, तो यहाँ से आपको E कैथोड माइनस E एनोड करके पहले E0 सेल कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको इस नस्ट इक्वेशन में E0 सेल का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो वहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी। फिर आपको QC और N कैलकुलेट करना होगा। तो स्टेप 2 में आप QC और N कैलकुलेट करोगे, इस तरीके से रिएक्शन बनाओगे, QC और N कैलकुलेट करोगे। आपको पता होगा एनोड जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में लिखे जाएंगे और कैथोड में इलेक्ट्रॉन राइट साइड में लिखे जाएंगे, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर आप प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन करके इसको सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से आपके पास नस्ट इक्वेशन की न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।